एक रामपुर नामक गांव था। वहां के सभी लोग बहुत ही खुशी से अपना अपना जीवन गुजार रहे थे। वहां पर सभी लोग कोई ना कोई रोजगार करके अपना अपना गुजारा चला रहे थे। उसी गांव में एक मनोज नाम का किसान रहता था। मनोज बहुत ही मेहनती था, लेकिन पिछले 4 सालों से उसकी फसल खराब हो जाया करती थी। क्यों मनोज भैया, इस साल तो बड़ी अच्छी खेती किए हो। लगता है पिछले 4 सालों का ब्याज इस साल अपनी खेती से वसूल लोगे क्या? कहाँ रमेश भाई, पता नहीं क्यों पिछले 4 सालों से मेरे खेत में कोई फसल ही नहीं हो पा रहे हैं। भगवान से यही दुआ कर रहा हूँ कि कम से कम इस साल फसल अच्छी हो जाए, जिसे बेचकर मैं अपने घर की खर्चा चला सकूं। चिंता मत करो मनोज, सब अच्छा ही होगा। देखते हैं रमेश, वैसे तो बता, तेरी तो फसल बहुत अच्छी हो रही है। ऐसा क्या करता है तू अपने फसलों में? कुछ नहीं मनोज भाई, मैं भी तो आप ही की तरह खेती करता हूँ। मैं कुछ अलग तकनीक से थोड़ी ही ना करता हूँ। अच्छा ये बता रमेश, अगर तू भी मेरी ही तरह खेती करता है तो तेरी खेत की फसल अच्छी हो जाती है, लेकिन मेरे खेत की फसल खराब कैसे हो जाती है? वह तो आप जानो क्या माजरा है। फिलहाल मैं तो चलता हूँ, माँ के लिए दांत दर्द की दवा लानी है। ठीक है रमेश, तू जा, मैं खुद ही पता लगा लूंगा। रीमा कहाँ हो? कुछ खाने को है तो लाओ, बड़ी जोर से भूख लगी है। रीमा मनोज के पास आती है। ए जी, दिन प्रतिदिन घर के सारे अनाज खत्म हो रहे हैं। अगर इस साल भी फसल नहीं हुई तो हम लोग क्या खाएंगे? तू चिंता मत कर रीमा, मैं इस साल अपनी खेती में बहुत मेहनत किया हूँ। अगर ईश्वर की कृपा हुई तो इस साल 4 गुनी फसल होगी। हर साल तो आप खेती मेहनत से ही करते हो, लेकिन होता क्या है, फसल पकने के समय में खराब हो जाता है। मैं तो कहती हूँ कि अब आप कोई ढंग का काम सीख लीजिए। ये खेती बाड़ी से घर चलने वाला नहीं है। हाँ रीमा, तू सही कह रही है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि अगर इस साल फसल खराब हो गई तो मैं भी शहर चला जाऊंगा। कम से कम घर के तो खर्च चलेंगे। अगले दिन जब मनोज अपने खेत में गया तो उसकी फसल फिर से खराब हो चुकी थी। हे भगवान, यह क्या हो गया? कल तक तो मेरी फसल अच्छी थी, फिर आज इतना खराब कैसे हो गई? अब तो लगता है कि मुझे भी यह गांव छोड़कर जाना पड़ेगा। मैं भी अब शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। मनोज बहुत ज्यादा उदास हो जाता है। उसको यह समझ में नहीं आ रहा था कि एक ही दिन में उसकी फसल इतना खराब कैसे हो गई। ये सब बातें सोचते हुए वह उदास होकर अपने घर की ओर चल देता है। तभी उसके खेत के बगल वाले पेड़ पर बैठी हुई चिड़िया बोली, रुको किसान भाई, तुम इतनी जल्दी हार मान गए? मनोज पीछे घूमकर देखा तो कोई दिखाई नहीं दे रहा था। लगता है ये मेरा वहम है। भला मुझे यहाँ कौन पुकार सकता है? यहाँ तो कोई दिखाई भी नहीं दे रहा है। शायद फसल खराब होने की वजह से मुझे कुछ ज्यादा ही सुनाई देने लगा है। अरे मैं यहाँ हूँ, ऊपर तो देखो। तुम इधर उधर क्यों देख रहे हो? मैं पेड़ पर हूँ। मनोज की नजर एक चिड़िया पर पड़ी जो कि उसके खेत के बगल वाले पेड़ पर अपना घोंसला बनाई थी, जो कि एकाएक मनोज की तरफ ही देख रही थी। मनोज सोचता है, क्या यह आवाज इस चिड़िया की थी? नहीं नहीं, एक चिड़िया इंसानों की तरह कैसे बोल सकती है? ये जरूर मेरा कोई वहम है। तुम्हारा कोई वहम नहीं है किसान भाई, मैं सच में इंसानों की तरह बोल सकती हूँ। अरे बाप रे, ये कैसी चिड़िया है जो कि मेरे मन की बातें भी जान गई? तुम तो एक चिड़िया हो, तो फिर इंसानों की भाषा में कैसे बात कर ले रही हो? मैं तो कोई भी भाषा बोल सकती हूँ, लेकिन तुम बताओ, इतना उदास क्यों हो? क्या तुम्हें कोई परेशानी है? अब तुम्हें क्या बताओ? चिड़िया बहन, पिछले 4 सालों से बड़ी ही मेहनत करके खेती कर रहा हूँ, फिर भी मेरी सारी की सारी फसल खराब हो जा रही है। इसीलिए अब सोच रहा हूँ कि खेती करना ही छोड़ दूं, क्योंकि आखिर कब तक मैं घर की पूंजी लगाता रहूं और बर्बाद करता रहूं। इसीलिए अब सोच रहा हूं कि शहर जाकर कोई छोटा मोटा काम कर लूंगा। अरे किसान भाई, तुम्हारी मेहनत तो कमाल करती है, लेकिन कोई है तुम्हारा दुश्मन जो नहीं चाहता है कि तुम्हारा पैदावार अच्छी हो, जिससे वह अपने खेत की पैदावार बढ़ाकर बाजार में अच्छी दामों में बेचता है और अच्छा खासा मुनाफा कमाता है। यही कारण है कि तुम्हारी फसल खराब हो रही है। मेरा दुश्मन? आखिर मेरा दुश्मन कौन हो सकता है?
इस गांव में तो सब किसी से अच्छा व्यवहार करता हूँ, सभी लोगों की इज्जत करता हूँ। आज तक तो मेरा किसी के साथ कभी कोई झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो भला मेरा दुश्मन कहाँ से आया? यही बात तो है किसान भाई, अगर तुमने ध्यान दिया होता तो पता चल जाता और शायद इस साल की फसल खराब होने से बच जाती। यह तो वही है जो तुम्हारे गांव में सबसे ज्यादा फसल बाजार में ले जाकर बेचता है, और इस बात का पता तुम्हें लगाना है कि आखिर वह कौन है जो सबसे ज्यादा फसल बाजार में ले जाकर बेचता है, क्योंकि ये बात मैं नहीं बता सकती हूँ। ये तो सही कह रही है, मुझे इस बात का खुद ही पता लगाना चाहिए कि आखिर मेरा दुश्मन कौन है। ठीक है चिड़िया बहन, अब मैं चलता हूँ। ठीक है किसान भाई, अब तुम निश्चिंत होकर जाओ और इस बात का पता लगाओ। मनोज अपने घर की ओर चल देता है। अपने दुश्मन का पता लगाने के लिए एक इशारा मिल चुका था, लेकिन मनोज को इस बात पर पूरा यकीन भी नहीं था कि चिड़िया की बातें सच है। लेकिन मनोज के पास चिड़िया की बातें मानने के अलावा और कोई रास्ता भी तो नहीं था। मनोज अपने घर जाकर सारी बातें अपनी पत्नी रीमा से बताता है। लगता है उस चिड़िया की बातें सच है। कोई ना कोई तो है जो मेरे फसल को बर्बाद कर देता है। एक बार पता लगाने में क्या बुराई है? हो सकता है कि हमारा दुश्मन पकड़ा जाए और आगे से हमारी फसल बच जाए। लगता है तुमने कोई सपना देखा है। भला एक चिड़िया तुमसे बात कैसे कर सकती है? मुझे तो तुम पर बिल्कुल भरोसा नहीं हो रहा है। शहर जाने के डर से एक नई कहानी बना रहे हो। मुझे सब पता है। तुम तो हमेशा मुझ पर शक करती है। मैं खुद ही अपने दुश्मन का पता लगा लूंगा। तुम्हें बीच में आने की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूँ। अगले दिन मनोज बाजार की भंडारी की दुकान के बगल में एक पेड़ के पीछे छिपकर इंतजार करने लगा कि आखिर वह कौन है जो सबसे ज्यादा अनाज लाकर बेचता है। कुछ देर बाद ही मनोज का इंतजार खत्म हो गया। उसका शक सही निकला। रमेश उसे दुकान पर आया। क्यों सेठ जी, क्या भाव चल रहा है? क्या बेटा, हर साल तो तुम ही अनाज लेकर आता है, तो तुमसे मैं क्या मोल भाव करूंगा? जितना माल है लेकर आना, मैं एक उचित भाव लगा दूंगा और अपने गांव से कुछ किसानों को भी भेज देना, जिससे कुछ मैं भी मुनाफा कमा सकूं। क्या सेठ जी, खेती तो सब करते हैं, लेकिन मेरे जैसा खेती करना सबको कहाँ आता है। उन सब की फसल हर साल खराब हो जाती है। अब मेरे गांव में मैं ही एक अच्छा किसान बचा हूँ। अब जो भी अनाज होगा मैं ही लाऊंगा, लेकिन अब कीमत बढ़ा कर लूंगा, क्योंकि मैं बहुत मेहनत करता हूँ। ठीक है बेटा। मेरा शक सही निकला, ये रमेश ही है। तभी मैं सोचूं, गांव के सभी किसानों की फसल बर्बाद क्यों हो रही है और वहीं इसके फसल को आंच भी नहीं आता है। लेकिन यह करता क्या है जिसे सबकी फसल बर्बाद हो जाती है? एक काम करता हूं, यह मैं इस चिड़िया से जाकर पूछ लेता हूं। वह फिर से अपने खेत की ओर चल देता है जहां पर वह चिड़िया रहती है। जब मनोज पेड़ के पास पहुंचा तो चिड़िया अपने घोंसले में सो रही थी। चिड़िया बहन उठो, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या हुआ किसान भाई, तुम्हें मुझसे क्या बातें करनी है? क्या तुमने अपने दुश्मन का पता लगा लिया? हाँ चिड़िया बहन, वह मेरे गांव का ही रमेश है, जो कि पिछले 4 सालों से सबसे ज्यादा फसल बाजार में ले जाकर बेचता है, जिससे उसकी अच्छी खासी कमाई होती है। देखा किसान भाई, यही है जो सबकी फसल खराब कर देता है, जिससे वह अकेला इस गांव का किसान रह सके और बाकी लोग खेती करना छोड़ दे। लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा है कि आखिर रमेश हमारे खेत में ऐसा क्या करता है जिससे फसल खराब हो जाती है। अरे किसान भाई, जब तुम्हारी फसल पकने लगती है तब यह तुम्हारे खेत में ढेर सारे चूहों को लाकर छोड़ देता है, जिससे वह तुम्हारी फसल को बर्बाद कर देते हैं। चूहे? हाँ किसान भाई, चूहे। लेकिन तुम चिंता मत करो, इस साल फिर से खेत की बुआई कर दो। तुम्हारे खेत की रखवाली मैं करूंगी। लेकिन चिड़िया बहन, तुम मेरी मदद क्यों करना चाहती हो? मैं तो तुम्हारी कभी मदद भी नहीं किया हूँ। अरे किसान भाई, चूहे जब तुम्हारे सारे फसल खराब कर देते हैं तब बचे खुचे अनाज से मेरा परिवार चलता है, जिससे मैं तुम्हारी आभारी हूँ। इसीलिए तुम निश्चिंत होकर खेती करो।
इस साल तुम्हारे फसलों को कुछ नहीं होगा। अब तुम्हारे फसल को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। ठीक है चिड़िया बहन। इतना कहकर मनोज अपने घर चला जाता है। अगले दिन मनोज अपने खेत में बीज डाल देता है। चिड़िया बहन, मैंने बीज डाल दिए हैं और सब मैं तुम पर छोड़ता हूँ। इस बार तुम मेरे दुश्मन को हरा देना। बिल्कुल ऐसा ही होगा किसान भाई, तुम निश्चिंत रहो। मनोज वापस अपने घर की ओर चल देता है। कुछ दिनों बाद मनोज की फसल बढ़कर तैयार हो गया, तो तभी रमेश मनोज की फसल बर्बाद करने की सोचता है। मनोज का फसल तैयार हो गया है, अब जाकर चूहों को डाल देता हूँ, जिससे उसकी फसल फिर से खराब हो जाए। इतना सोचकर वह मनोज के खेत की ओर चल देता है। जाओ मेरे चूहों और अपना भूख मिटा लो, इस बार एक दाना भी मत छोड़ना। इतना कहकर चूहों की बोरी रखकर चला जाता है। बोरी में से चूहे निकलकर मनोज के खेत में जाने लगते हैं। तभी चिड़िया पेड़ पर बैठकर सारा माजरा देख ली। अरे बाप रे, इतने सारे चूहों को मैं अकेले कैसे भगाऊंगी? लगता है मुझे अपने कौवा साथियों को बुलाकर लाना पड़ेगा। इतना सोचकर चिड़िया कौवा साथियों को बुलाने चली गई। कालू भैया कैसे हो? मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ कैसे आना हुआ? आज मैं आपके लिए शिकार बताने आई हूँ, और वह भी चूहों का शिकार। अरे वाह चिड़िया बहन, ये तो बड़ी अच्छी खबर लाई हो। जल्दी चलो, अब ये खबर सुनकर मेरी भूख बढ़ गई है। अरे कालू भैया, चूहे बहुत ज्यादा है, इसीलिए तुम अपने पूरे परिवार के साथ चलो। आज तो आपके पूरे परिवार की दावत हो जाएगी। ठीक है चिड़िया बहन, मैं सबको लेकर चलता हूँ। मनोज के खेत के सारे चूहों को कालू कौवा के परिवार ने अपना दावत बनाने के लिए लेकर चले गए। अगले दिन जब मनोज अपने खेत में आया तो देखा कि उसकी फसल इस बार खराब नहीं हुई थी। देखा किसान भाई, इस बार तुम्हारे फसलों को कुछ नहीं हुआ। अब तुम इसे काट कर बाजार में अच्छी कीमतों पर बेच सकते हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद चिड़िया बहन। अगर तुमने मेरा साथ नहीं दी होती तो मेरी फसल इस बार भी खराब हो जाती। किसान भाई, यह तो मेरा फर्ज था। मनोज भंडारी के दुकान पर जाता है। क्यों सेठ जी, क्या भाव चल रहा है? अरे तुम तो रमेश के गांव से हो ना? हाँ सेठ जी। लेकिन तुम्हारे गांव से एकमात्र रमेश ही अनाज लाता है। सेठ जी, इस साल रमेश अनाज नहीं लाएगा क्योंकि उसकी फसल खराब हो गई है। आप बस भाव बताओ। ठीक है मनोज, इस साल 80 रुपया प्रति किलो चल रहा है, तुम्हें भी यही भाव लगा दूंगा। नहीं सेठ जी, 100 रुपया प्रति किलो लोगे तो बोलो, नहीं तो मैं इसे कहीं और ले जाकर बेच दूंगा। ठीक है मनोज, तुम सारा माल लाकर मुझे दे दो। मनोज ने अपना सारा अनाज अच्छी कीमत पर उस दुकानदार को बेच दिया। अगले दिन जब रमेश भंडारी के पास अपना अनाज बेचने गया। देखो बेटा, इस साल मुझे बहुत ज्यादा माल मिल गया है, अब और माल रखने के लिए मेरे पास कोई जगह नहीं है। लेकिन सेठ जी, अगर आप मेरे अनाज को नहीं खरीदेंगे तो सारा अनाज बर्बाद हो जाएगा। वह तो तुम जानो बेटा, मैं तो अब और अनाज नहीं ले सकता। इस तरह से रमेश का अनाज घर में ही रखे रखे पूरी तरह बर्बाद हो जाता है।